हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट समझाया था। इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। फोर्स एक्सटर्नल लग रहा हो या नहीं लग रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम में लग भी रहा हो तो भी उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है इफ टॉर्क ड्यू टू दैट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। आइए स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एक और बढ़िया सवाल से। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है इसका r। थ्रोन ऑन अ रफ सरफेस विथ वेलोसिटी v। सॉलिड स्फीयर को v वेलोसिटी से रफ सरफेस पे फेंक दिया। एक सॉलिड स्फीयर लिया, उसको पकड़ के v वेलोसिटी से रफ सरफेस पे फेंक दिया। तो जिस इंस्टेंट पे आप अपने हाथों से सॉलिड स्फीयर को सरफेस पे थ्रो किया था, उस इंस्टेंट पे सॉलिड स्फीयर के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन था। ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ और सिर्फ इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन था। ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा? तो सरफेस रफ था, थ्रोन ऑन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस होने की वजह से इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू होगा। ठीक है। Find the speed of center of mass of a sphere when it starts pure rolling or stops slipping। ये चीजें आपको तब समझ में आएगी जब रियल लाइफ से मैं आपको रिलेट करूं और आप में से 70-80% बच्चों ने ये सवाल जैसा काम किया है। सवाल जैसा काम मतलब क्या सॉलिड स्फीयर लेके हमने रफ सरफेस पे कभी थ्रो किया है? हाँ बिल्कुल आपने किया है। जब आप मॉल में जाते हो या गेमिंग जोन में जाते हो तो आपने देखा होगा बॉलिंग का जो गेम होता है, या फोन में खेला होगा। ऐसे ऐसे वुड के दो चार वो रख देते हैं, ऐसे ऐसे रखे होते हैं ना, और तुम एक बॉल लेते हो, हेवी बॉल, और उसको ऐसे पकड़ के और यहां से जोर से फेंकते हो। एक लंबा सा स्ट्रेट ट्रैक होता है, शायद बहुत लोगों को याद आ गया होगा। एक लंबा सा ट्रैक होता है, तुम फेंकते हो, तुम बॉल फेंकते हो, बॉल जाते 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 इधर लुढ़क जाता है, और यहां पे जो रखे होते हैं वो एक भी नहीं गिरता आपसे। कितने लोगों ने खेला है? खेला तो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां पे बॉल को अब पकड़ते हो और जिस इंस्टेंट पे बॉल आपके हाथ से निकलता है, उस इंस्टेंट पे क्या आप बॉल को सीधा फेंकते हो या घुमा के फेंकते हो? जैसे स्पिनर बॉलर होता है ना, बॉल को ऐसे पकड़ा इस तरह से थ्रो करता है, तो हाथ से जब बॉल निकलता है तो ट्रांसलेशन के साथ रोटेशनल मोशन भी लेके निकलता है ना। तो बॉल को जब ऐसे लपेट के ऐसे फेंकते हैं, ऐसे रोल करके, ऐसे घुमा के, पहले ही इसको ऐसे घुमा के फेंकते हैं, है ना। लेकिन यहां पे जो बॉल है उसको आप ऐसे फेंकते हो या सीधा फेंकते हो? याद करने की कोशिश करो। तो बेटा अपन क्या करते हैं कि बॉल को लेते हैं, कई मूवी में आपने देखा होगा ये बॉलिंग। बॉल को लिया, ऐसे उसमें ग्रिप बना होता है फिंगर्स का, उससे पकड़ा और जोर से सीधा फेंकते एकदम। तो जिस इंस्टेंट पे बॉल आपके हाथ से निकलता है, उस इंस्टेंट पे उसका एंगुलर स्पीड जीरो होता है, कोई एंगुलर स्पीड उसमें नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो क्या वो स्लिप करेगा? क्या? यस सर, स्लिप करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशन है ही नहीं। सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, इसमें रोटेशन है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। अब जब ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है तो इसका हर एक पॉइंट, फील करिएगा इस बात को, हर एक पॉइंट v नॉट वेलोसिटी से आगे चल रहा है। ये वाला पॉइंट का क्या कहानी होगा? ये भी तो v नॉट से आगे जाएगा, ये भी तो v नॉट से आगे जाएगा। जिस इंस्टेंट पे आपके हाथ से निकलेगा सिर्फ इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा, मतलब ये भी v नॉट से, ये भी v नॉट से, ये भी v नॉट से, मतलब ये वाला पॉइंट स्लिप करेगा। और जैसे ये पॉइंट स्लिप करेगा रफ सरफेस पे, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे। और हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा। अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लगेगा? टॉर्क। और टॉर्क का डायरेक्शन अगर देखना है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क, ओ हो नॉर्मल का, दोनों का जो टॉर्क जीरो है। कैसे? तो ये बात तो मैं आपको कई बार समझा चुका, कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लगेगा वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, और यहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ब्लॉक को आप थ्रो करोगे तो यहां पे लगने वाला नॉर्मल और इसी पॉइंट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसलिए टॉर्क क्या होगा? जीरो।
ओके सर, ये बात तो ठीक है, बट फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगा देगा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मैं लिख देता हूं ना, एफ आर क्रॉस आर। अब इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? तो पहले सेंटर ऑफ मास पे जाओ और जहां पे फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर डिसाइड करो और फिर फोर्स की तरफ घुमाओ, तो अंदर की तरफ, मतलब ये टॉर्क लगा, ये टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ। देखो ना, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज मतलब मींस अंदर की तरफ, ऐसे। इस टॉर्क की वजह से क्या होगा? तो जब भी फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सीलरेट होती है, उसमें वेलोसिटी डेवलप होता है। जब टॉर्क लगता है तो उसमें रोटेशनल मोशन डेवलप होगा, है ना। पहले से वो घूम नहीं रहा था, टॉर्क लगा तो घूम जाएगा। ओके ओके ओके। अब यहां पे क्या होगा? इसके वजह से इसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। और सर v पे क्या फर्क पड़ेगा? ये v जो आगे चल रहा था v, तो v इसका धीरे धीरे कम होगा। क्यों? तो पूरा सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट से चल रहा था, जैसे फ्रिक्शन लगा तो क्या फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा? हाँ। अब बच्चों के लिए समझना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको एक ही साथ फ्रिक्शन का दो इफेक्ट देखना है। ये फ्रिक्शन, जैसे ही रफ सरफेस पे आपने एक बॉल को ट्रांसलेशनल मोशन देके छोड़ा, उससे इंस्टेंट पे फ्रिक्शन ने दो काम कर दिए। सर एक काम तो फ्रिक्शन ने ये किया कि इसकी स्पीड कम कर दी। हाँ, फ्रिक्शन ने एक काम तो किया, इसकी स्पीड कम कर दी। और फ्रिक्शन ने दूसरा काम किया कि इसमें एंगुलर स्पीड डेवलप कर दिया, टॉर्क लगा दिया। अरे भाई, आगे जा रहा बॉडी, आगे के डायरेक्शन में जैसे तुमने थ्रो किया था वेलोसिटी वी नॉट था, और रफ सरफेस पे आते ही जो इसका रफनेस है वो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, तो पीछे वाला जो फ्रिक्शन है आगे के मोशन को अपोज करेगा, तो पीछे रिटार्ड कर देगा इसको, तो इसकी स्पीड कम होगी और एंगुलर स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। ओके सर, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ आगे चल रहा था, एकदम फिसल रहा था, बहुत तेजी से फिसला था, लेकिन इसके फिसलने की इंटेंशन धीरे धीरे कम होती जाएगी और पीछे आगे की वेलोसिटी कम होता जा रहा और पीछे ओमेगा बढ़ता जा रहा, है ना। आगे की वेलोसिटी मान लो थी 10, पीछे था 0, अब ओमेगा कुछ आया तो मान लो पीछे हुआ 2 और आगे 10 से हो गया 8, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 8 और 2 का डिफरेंस 6। अब मान लो ये हुआ पीछे ओमेगा वर्ग के हुआ 3, आर ओमेगा 3, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, 3 और ये हुआ 7, तो 7 और 3 का डिफरेंस 4, ये हुआ 6 तो ये हुआ 4, ये हुआ 5 तो ये हुआ 5, तो ये धीरे धीरे घट रहा, ये बढ़ रहा, ये घट रहा, ये बढ़ रहा। तो किसी इंस्टेंट पे जब इन दोनों की वेलोसिटी, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम हुई, इस पॉइंट पे सेम हुई, जैसे आगे v और पीछे आर ओमेगा, किसी ना किसी इंस्टेंट पे ये सेम हो जाएगा। और जैसे ये सेम हो जाएगा, जिस इंस्टेंट पे ये सेम हो जाएगा v बराबर आर ओमेगा, तो नो स्लिपिंग होगा। इसीलिए रफ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर दोगे, स्मूथ नहीं, रफ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे थ्रो करोगे तो वी नॉट से कांस्टेंट चलता जाएगा। रफ सरफेस पे थ्रो करोगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन टॉर्क लगा देगा और टॉर्क लगाने की वजह से इसकी ओमेगा बढ़ती जाएगी, ओमेगा बढ़ती जाएगी और स्पीड कम होती जाएगी। ओमेगा स्पीड कम होती जाएगी तो यहां पे आगे चलने वाला जो वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा, आगे चलने वाला वेलोसिटी कम होता जाएगा और पीछे घूमने वाला वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो किसी इंस्टेंट पे यहां पे जब दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तो नो स्लिपिंग होगा, और नो स्लिपिंग को हम कहते हैं प्योर रोलिंग, रोलिंग मोशन। अब हमें क्या करना, हमें ये सेंटर ऑफ मास जब प्योर रोलिंग शुरू कर देगा उसी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी बतानी है, ये वाली वेलोसिटी जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से बची है, स्पीड कम होते होते। अब क्या हो गया कि जैसे ही यहां पे प्योर रोलिंग शुरू हो गया तो इंस्टेंटेनियसली ये पॉइंट रेस्ट में आ जाएगा, तो फ्रिक्शन अब हो जाएगा स्टैटिक, फ्रिक्शन अब हो जाएगा स्टैटिक। तो यहां पे स्लिपिंग हो ही नहीं रहा, तो फ्रिक्शन निगेटिव वर्क नहीं कर पाएगा, तो यहां पे अब स्पीड कैसा रह जाएगा, कांस्टेंट। अब ये स्पीड हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब आपने ध्यान से नहीं देखा है तो बॉलिंग वाले कम से कम वीडियो देख लेना, है ना। वो क्या करता है, कोई भी प्लेयर उसके हाथ को देखना, फील करना, जो बॉल फेंकता है, देखो बॉल भी है मेरे पास, ये जो बॉल फेंकता है तो उस इंस्टेंट पे बॉल जो होता है ना ट्रांसलेशनल मोशन में जाता है, और जब थोड़ा आगे जाता है तो घूमना शुरू कर देता है, प्योर रोलिंग मोशन में आ जाता है। उसके बाद एक बार अगर प्योर रोलिंग मोशन में आ गया तो कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट में आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर रेस्ट में आ जाएगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा। देन उसके बाद फ्रिक्शन का वर्क डन 0, स्पीड और v और ओमेगा दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। है ना जबरदस्त सवाल। हाँ, लेकिन अब तो ये आपने मैकेनिज्म समझा है, यहां पे ओमेगा और v की वैल्यू अभी भी मुझे निकालनी है,
वो कैसे निकालूंगा? अब बताओ, क्या ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल है? क्योंकि सर आपने टॉपिक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उठाया है। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इस सवाल को कर सकते हैं? अरे बताइए, बोलो बेटा, कर सकते हैं क्या? सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहां लगा? टॉर्क लगा है। हाँ यार, टॉर्क लगा है। देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये है रेडियस आर और इधर है फ्रिक्शन एफ आर, टॉर्क लगा है यार। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी तुमसे पूछेंगे कि एक स्फीयर लिया, उसको रफ सरफेस पे थ्रो कर दिया, तो किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? ये पूछेगा आपसे कि एक पॉइंट बताओ जिसके अबाउट इस सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। कौन सा वो पॉइंट है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक बॉडी पे टॉर्क लग रहा था? हाँ लग रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन ने टॉर्क लगाया है। क्या उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन ने टॉर्क लगा दिया तो भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? हाँ, हाँ रहेगा। अब सुनना, घबराना नहीं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक बॉडी के लिए यूनिक होता है या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है? सर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। मैं किसी भी फोर्स की वजह से टॉर्क पूछूं तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट से टॉर्क पूछ रहा हूं, वहीं से तो आप उस फोर्स का पोजीशन वेक्टर लोगे। मान लो एक रॉड है, यहां पे फोर्स लगाया और मैं पूछूं तुमसे कि इसके अबाउट टॉर्क बताओ, तो तुम बोलोगे आर इंटू एफ। अब मैं इसी के अबाउट टॉर्क पूछूं, बोलोगे इसी पॉइंट पे फोर्स लगाया तो आर हो जाएगा 0, तो टॉर्क हो जाएगा 0। फील आया? सेम वही बात यहां पे हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व बिकॉज एक पॉइंट है इस पूरे सिस्टम में जिसके अबाउट टॉर्क 0 है। वो पॉइंट ढूंढ लो बस तुम, मजा आ जाएगा। सर वो पॉइंट है इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इन नंबर ऑफ सवाल आईआईटी जेईई नीट आईआईटी एडवांस में ये पूछे जा चुके। समझ में आया कि नहीं है? थ्योरेटिकल सवाल ही पूछे जाते हैं। रफ सरफेस को घुमा के छोड़ दिया सरफेस पे, कौन से पॉइंट का आउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस पॉइंट के अबाउट क्या mg पास कर रहा है यहां से? हाँ सर। तो इसी के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि mg इसी पॉइंट से पास कर रहा है, नॉर्मल इसी पॉइंट से पास कर रहा है, फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। ले लोटा, फ्रिक्शन कहां से पास कर रहा है? यही से, नॉर्मल यही से, mg यही से, अरे सब यही से, सब यही से। तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क के अबाउट ओ इज 0, इसीलिए ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और चिंता मत कर रहा, आईआईटी एडवांस के पूछे हुए सवाल में एक ही लाइन में लिख दूंगा, एक ही लाइन में लिख दूंगा बेटा, एक ही लाइन में। लेकिन पहले कंसेप्ट तो समझा दूं। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखना है किस पॉइंट के अबाउट? ओ पे बैठ के। जब ओ पे बैठ के इसका एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो पूरे का मास m, वेलोसिटी v नॉट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के इंटेंशन को देखने के लिए रेडियस r, तो m v नॉट r प्लस 0, क्योंकि घूम तो रहा नहीं है। अरे भाई घूम तो रहा नहीं है, ठीक है। वहां पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट के अबाउट, तो mvv mvr प्लस आई ओमेगा, ये आएगा बेटा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। ये स्टेटमेंट है, हमें क्या निकालना है? ये v। एक इक्वेशन हमारे पास और है, v बराबर आर ओमेगा। देखो यहां पे है v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर, ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस इक्वेशन को ढंग से सॉल्व करते हैं। जो आपका इक्वेशन आया वो मैं लिख देता हूं, एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी आर प्लस आई को लिख लो बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर था ना। क्या था? सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर तो आता है। ओके सर, आई लिख लिया आपने। ओमेगा था, तो ओमेगा को लिख सकते हो v बाई आर, लिख लेता हूं v बाई आर। तो यहां से r से r स्क्वायर कटेगा तो एक r बचेगा और v बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा। तो m तो बाहर क्या आएगा? कट ही जाएगा, इधर भी m, इधर भी m, इधर भी m, m कट गया। यहां से v और r दोनों बाहर, अंदर क्या बचेगा यार? v और दोनों बाहर, तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा 2/5। एक r से r कटा तो r बचा, और ये r कॉमन निकला और इस r से कट गया, तो ये भाई सिंपल यही बचेगा, v भी बाहर आ गया। इधर हो जाएगा तुम्हारा v नॉट r, ये r और ये r कैंसिल, तो v नॉट इज इक्वल टू v, और ये हो जाएगा आपका 5/7। तो ये आंसर आएगा। आईआईटी में कई बार स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर्स और हॉलो स्फीयर डिस्क के
पे बेस्ड सेम कंसेप्ट पे सवाल पूछ लेते हैं। सर ठीक है, लेकिन आपको तो ये एंग्लो मोमेंटम कंजर्व करना ही पड़ेगा ना। मैंने तुम्हें बीटा बीटा सिखाया, बहुत बार बीटा बीटा सिखाया। याद करो तुम्हें ये कैसा लग रहा, तुम्हें बीटा जैसा लग रहा क्या? 5/7 कितना होता है? डिवाइड करो सर। 7 7 7.1 के आसपास आएगा। वही तो सॉलिड स्फीयर का 7.1 है। हाँ, अरे हाँ, हाँ हाँ, देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट तूने क्या कर दिया? अबे तो v चाहिए था ना। v इज इक्वल टू 7 v0/5। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वेलोसिटी ज्यादा कैसे हो जाएगा? 2/5। गलत गलत है। हाँ गलत है, सॉरी, गलत किया। एलसीएम में गलत ले लिया यहाँ पे। वही देखो, फिजिक्स अगर आपको अच्छे सीख रहा हो तो मैंने गलत कैसे पहचाना कि जो वाद की वेलोसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा कैसे हो जाएगी? पहले इसके पास सिर्फ वेलोसिटी वी नॉट था, रोटेशन जीरो था। अब क्या ये कम हुआ है, तो कम हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी जो वी होगा वो वी नॉट से कम ही होगा ना, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे गलती कर दिया था मैंने, ये 5 एलसीएम लोगे तो वी नॉट इज इक्वल टू आएगा आपका वी, ऊपर आएगा 7/5। और अपने को ये वी चाहिए था जब रोलिंग उसने स्टार्ट कर लिया था, प्योर रोलिंग, तो ये वी था। वी इज इक्वल टू आ गया 5v0/7। ठीक है बेटा, 5v0/7। अब मेरी बात सुनिएगा अच्छे से, ये तो रहा तुम्हारा v की वैल्यू। याद करो 5/7.71 है, मतलब ये है बीटा टाइम्स v। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v0 इंटू बीटा, ये आंसर है। तो तुम्हें तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बीटा तो पहले से याद है। अगर इसी पे हमें सॉलिड स्फीयर की जगह रिंग को फेंकता, किसको फेंकता बेटा? रिंग को। तो रिंग के लिए आंसर आता v इज इक्वल टू v0/2, बीटा की वैल्यू 0.5। अगर मैं डिस्क को थ्रो करता तो v इज इक्वल टू तो 0.5, 0.6, 0.66, 2/3, 2/3 v0। और अगर मैं हॉलो स्फीयर को थ्रो करता तो हॉलो स्फीयर होता है 0.5, 0.6, 3/5। तो ये होगा v इज इक्वल टू 3/5 ऑफ v0। एंड सॉलिड स्फीयर 0.7, 0.7 का मतलब 5/7, 5.71। ये आ गया आंसर। गजब करते हो पांडे जी, ये तो आंसर है आपका। हमें पहले से ही पता था ये बात। आपको मैंने यहां पे पहले रुक के कंसेप्ट समझाया, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ये बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल हो तो क्या हो गया, तुमने अगर रोटेशन मोशन को मेरे से पूरा पढ़ा और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि बीटा का खेल क्या है। पूरे रोटेशन मोशन में बीटा का खेल है। और एक बार बीटा आया तो सबका आंसर आया, एक बार बीटा समझ आया तो सबका आंसर आया। देखो ना बेटा, सॉल्व करके बीटा आया। अब देखना यहाँ पे, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर इज रोटेटिंग विथ ओमेगा नॉट। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर का मतलब होता है सॉलिड सिलेंडर। यहां पे लिख देता हूं, यूनिफॉर्म मींस सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मींस डिस्क। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क। तो एक डिस्क है और ओमेगा नॉट से घूम रहा था। इट इज द प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे तुम वो लट्टू होता है ना, जिसे बांध देते हैं और ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं तो बहुत तेजी से घूमता रहता है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत तेजी से घूम रहा था, वो चल नहीं रहा था, घूमते हुए ऑब्जेक्ट को बहुत आराम से मैंने सरफेस पे रख दिया। अ सॉलिड सिलेंडर इज रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। इसको मैंने रफ सरफेस पे रख दिया। अब फील दिस पॉइंट कि अगर मैं इसको रफ सरफेस पे रख दूं, अगर मैं इसको रफ सरफेस पे रखूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। चलो यहां पे देखो, अगर मैं इसको रफ सरफेस पे रख दूं तो ये घूम रहा क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के पास पूरी की पूरी वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आर ओमेगा नॉट पीछे है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा नॉट पीछे है, क्योंकि इसका रेडियस आर। ओमेगा से घूम रहा तो कोई भी चीज घूमता है, अगर है कोई भी चीज अगर घूमता है, चलो मेरे पास यही है घूमता हुआ, अगर ये घूम रहा है, क्या हो रहा है? ये घूम रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन में है ना, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूम रहा है। तो जैसे ये लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो पीछे भाग रहा था, देखो थोड़ा स्लो करके इसको देखो, पीछे भाग रहा था। तो पीछे भाग रहा था तो एंगल भी किसी रेट से ट्रेवल कर रहा है, उसका एंगुलर स्पीड हो गया, और डिस्टेंस जिस रेट से ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड हो गया। तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल स्पीड पीछे की तरफ होगा, देखो ऐसे ऐसे पीछे की तरफ होगा। तो पीछे की तरफ ये क्या करेगा? स्लिप। जैसे पीछे की तरफ स्लिप करेगा बेटा तो इसमें फ्रिक्शन कहां जाएगा? आगे।
अब इस फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास का स्पीड भी डेवलप होगा और बढ़ता जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट पे आगे फोर्स लगाओ कि ये तो सर नीचे लग रहा है, तो कहीं भी फोर्स लगाओ लीनियर मोशन के लिए उसका इफेक्ट सेंटर ऑफ मास पे ही होता है। और तुम्हारा फ्रिक्शन आगे और ये पॉइंट पीछे स्लिप कर रहा था। अब फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क भी लगेगा क्या? हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट इक्वल टू R into F। अब इस टॉर्क का डायरेक्शन देखो, इधर फोर्स इधर, तो ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज अल्फा डेवलप होगा। टॉर्क इधर है और ओमेगा तुमने बोला था इधर है, ओमेगा इधर है। ओमेगा एंगुलर स्पीड और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो ओमेगा घटता जाएगा। ओमेगा क्या होगा? घटेगा। पहले मैंने सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिया था। फ्रिक्शन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को कम कर रहा था एंड रोटेशनल मोशन को बढ़ा रहा था, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन को कम कर रहा था, रोटेशनल मोशन को बढ़ा रहा था। जैसे घूमते ऑब्जेक्ट को नीचे रखोगे तो क्लॉकवाइज मोशन की वजह से वो पीछे की तरफ भागेगा, पहले पीछे की तरफ स्लिप होगा, पीछे की तरफ स्लिप होगा तो फ्रिक्शन आगे लाएगा, फ्रिक्शन आगे लाएगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन उस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगेगा जो एंगुलर स्पीड को क्या करेगा? कम। तो अब क्या है कि आगे की तरफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी, तो इसकी भी आगे की तरफ वेलोसिटी भी, और पीछे की तरफ इसकी वेलोसिटी कम होकर आर ओमेगा हो जाएगा। किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे ऐसा जरूर होगा, बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये भी तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ रहा, भी तुम्हारा धीरे 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 बढ़ रहा, भी तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ रहा, आर ओमेगा धीरे धीरे घट रहा। तो ऐसा हो सकता है नो स्लिपिंग के कंडीशन में एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे स्लिपिंग नहीं होगा, जहां पे स्लिपिंग नहीं होगा तो तुम कह सकते हो v बराबर आर ओमेगा, ये बैलेंस कर गया। इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो गई? 0। नो स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग, एक ही बात का दो वर्ड है, एक ही चीज के लिए दो वर्ड है। अरे बहुत सही, अब क्या करी? अब क्या करें? तो अब हमें यहां पे ओमेगा निकालना है। जिस ओमेगा से प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन में घूम रहा होगा वो निकालना है। तो टॉर्क लगाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन ने टॉर्क लगाया। अगर मैं बोलूं टॉर्क अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट O। अच्छा सर एक मिनट सर, आप बाद में आंसर निकाल लेते हो ना और बाद में सीधा आंसर समझा देते हो एक तरीके से। पहले आंसर समझा के प्रूव करो उसको, क्या पता आप आंसर देख के कोई तरीका निकालते होगे। हाँ बेटा रामलाल, मैं फिजिक्स के साथ खेल रहा हूं, तू मेरे साथ खेल लो, है ना। कई बच्चों के मन में ऐसा आ सकता है कि एक बार रुको सर, ये रोटेशन जैसा चैप्टर है, बहुत मुश्किल सुना है, बहुत इसको मुश्किल मानते हैं। मुश्किल तब तक मानते जब तक एमआर से नहीं पढ़ते हैं, जब एमआर से पढ़ लेते तब इसको मुश्किल नहीं मानते। नहीं सर आप तो पहले आंसर लिख दो, मैं नहीं जानता कुछ भी। आओ, जरूरी है ये बातें, मैं तो मजाक कर रहा हूं, ये बातें जरूरी है कि अगर आंसर निकाल दो फिर इसको जस्टिफाई करो। तो मैं पहले ही आंसर बता देता हूं ना तुम्हें, मुझे पता है आंसर। सर रट क्या है वो, पहले आंसर देख क्या हो ना, तू दे दे सवाल पूरे रोटेशन मोशन का। 90% क्वेश्चन आईआईटी मेन है ना, और एडवांस के लेवल का भी, सारे नहीं, कुछ सवाल मुश्किल होता है, कैलकुलेशन करना होता है, सारे नहीं मैं कह रहा हूं, बट 80-90% आईआईटी मेन के लेवल का सवाल, आईआईटी मेन की 80-90% सवाल इतना कर लेगा तो ऐसे ही कॉलेज में चला जाएगा भाई। 80-90% सवाल रोटेशनल मोशन के बिना कैलकुलेशन के मैं देख के आंसर बता सकता हूं। एचसीबी के कई सवाल आराम से देख के आराम से पढ़ूंगा, बहुत बढ़िया से, प्यार से, और हाथ रख दूंगा जिस ऑप्शन पे वही आंसर होगा। और तुमको भी ये सिखा रहा हूं मैं धीरे धीरे, और शायद तो आप सीख रहे होगे कि पूरे रोटेशन मोशन में बीटा 1 माइनस बीटा का ही तो खेल है। हाँ वही बीटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बीटा होता है। अब इधर दिखाता हूं, इसका आंसर चाहिए। ओमेगा मतलब रोटेशनल वाली स्पीड पूछिए तो रोटेशनल वाले के टर्म्स में जाएगा। रोटेशनल वाले के टर्म्स में क्या जाएगा देख, फाइनल ओमेगा होगा तुम्हारा 1 माइनस बीटा ऑफ ओमेगा। अब बताओ क्या है ये? सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क मतलब 0.5, 0.6, 0.66 मतलब 2/3, तो ये 2/3, तो ये 1/3, ओमेगा नॉट बाई 3 आंसर आना चाहिए। अगर आ गया तो जय भोले, नहीं आया तो फिर तो मैं फंसा। तो आओ देखते हैं भैया रामलाल, आओ चलो। ये प्योर रोटेशनल मोशन में क्या सोचो, प्योर रोटेशनल मोशन में तो आप एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व करोगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा,
प्लस 0, क्योंकि इसके पास स्पीड नहीं है, सिर्फ रोटेशनल मोशन है, इज इक्वल टू, जब प्योर रोटेशनल मोशन शुरू करेगा ओमेगा नॉट लिखो भाई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो उतना ही रहेगा, एंगुलर स्पीड हो जाएगा ओमेगा, और एम वी बी, अरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो लेंगे एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर यहाँ का भी तो वेलोसिटी है। देखो जब लीनियर मोशन का कोई भी चीज लिखो, जैसे लीनियर मोमेंटम लिखो, लीनियर एक्सेलरेशन लिखो, लीनियर फोर्स लिखो, तो तुम कहीं भी फोर्स लगाओगे वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास को देगा। या तुम्हें एंगुलर मोमेंटम लिखना है लीनियर मोशन के लिए, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंगे, तो ये होगा एम वी आर, तो ये आई ओमेगा नॉट, आई ओमेगा प्लस एम वी आर। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं। सर नेक्स्ट पेज पे जाके आप सॉल्व करने का क्या लॉजिक है, कहीं झोल तो नहीं कर रहा हूं? ना, इधर देख, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसा कर रहा हूं, उधर नहीं करके इधर करते करते कुछ गलत करके तो मैं सही आंसर बता देता हूं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी एकदम सही सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या था बता, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2, तो रख आई को रखो mr²/2 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इसको क्या रखोगे mr²/2 इंटू ओमेगा प्लस ये होगा m, v को r ओमेगा लिख सकते हैं, तो r और r स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओहो, ये तब था जब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो चुका था। इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या? हाँ सर ओमेगा काट दो, अबे इधर ओमेगा नॉट है, ये फाइनल ओमेगा इनिशियल ओमेगा था ये, अच्छा ठीक है, mr² काट दो, mr² काट दो, है ना, mr² से mr² कटेगा, हाँ सर कटेगा, mr², सर बटा 3 था, आता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, यहां तो आ रहा 1/2 आ रहा, अब तो फंस गए। चलो देखते हैं कौन फंसता है। mr² से mr² कटेगा, ये बचा ओमेगा नॉट बाई 2, ओके, यहां बचा ओमेगा प्लस ओमेगा/2, तो ओमेगा बाहर 1 + 1/2, तो ओमेगा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा, ये 2 + 1 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया, आहा, ये 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा ओमेगा नॉट बाई 3। मैंने पहले बता रहा था कि यही आंसर आएगा, ये आंसर आया है। बोलो क्या चाहिए तुमको, मजदूरी चाहिए कि मैं अपने तरीके से करके बता दूं? समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमने किया था, फिर से दोबारा किया, देखो ओमेगा नॉट बाई 3, तो ये तो तरीका है बेटा, इसको सीखना पड़ेगा, और वो बीटा 1 - बीटा का खेल है। चलो आगे देखते हैं, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल था, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया। अ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस, एक डिस्क बा, क्या है बेटा, एक डिस्क है जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। देखो ये डिस्क है, ना ये ऐसा डिस्क नहीं है यार, ऐसा डिस्क है, ये डिस्क है। चलो हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग फ्रीली अबाउट, रुको अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मेक्स 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये क्या करता है, 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट रोटेट कर रहा है, 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो बेटा ओमेगा इसका है 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कभी भी ओमेगा नहीं होता, ओमेगा होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, नहीं फ्रीक्वेंसी होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेक्स 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये क्या है, क्या ये ओमेगा है या एफ है? तो सुनना ध्यान से, ना तो ये ओमेगा है ना ही एफ है। 90 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज नॉट ओमेगा, ना ही फ्रीक्वेंसी। 90 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट है, आई एम सॉरी 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी नहीं है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी। इसको पर सेकेंड चेंज करोगे, पर मिनट में 90, तो पर सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा 90/60, और ओमेगा निकालने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 2 पाई 9/6 रेडियन पर सेकेंड, है ना। 2 पाई एफ होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो डिस्क है ऐसे घूम रहा है, A small mass of wax falls vertically on a disc, एक स्मॉल m मास का वैक्स वर्टिकली फॉल करता है डिस्क पे, ठीक है, वैक्स मतलब मोम, on a disc at a distance smaller from the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, मतलब यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बनाया इसको, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये जो m मास का वैक्स है वो धीरे धीरे आके यहां पे गिर जाता है, ठीक है ना, धीरे धीरे आके यहां पे गिर जाता है। ओके सर, तो पूछा क्या है,
ये पूछा है whole vertical disk at a rest days are axis of rotation, then number of revolution becomes 60 per minute. 60 पर मिनट, वो 90 पर मिनट था, 60 पर मिनट हो गया। मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड जो होगा इसका ओमेगा फाइनल, क्योंकि एक्स्ट्रा मास आके चिपक गया, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, लेकिन टॉर्क नहीं लगा है, इसलिए इसका ओमेगा घटना चाहिए, और ओमेगा हो गया इसका तुम्हारा 60 पर मिनट, तो ये हो जाएगा 60/61, फ्रीक्वेंसी 1, तो ये होगा 2 पाई इंटू 1 रेडियन पर सेकेंड। देन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क mr स्क्वायर होता है, बाई 2 होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डिस्क का मास नहीं बताया, डिस्क का रेडियस कहां पता अपने को? बिल्कुल, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। फील दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2 सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। लेकिन वो बताया नहीं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, क्या बताया उसने? उसने बताया कि ये डिस्क है, इतने से ओमेगा से घूम रहा, एक छोटा सा m मास का वैक्स आके जब यहां चिपका, तो फाइनल एंगुलर स्पीड इसकी इतनी हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इस कांटेक्ट पॉइंट के हो, क्योंकि बहुत धीरे धीरे आके चिपका। या दूसरी बात, इस पूरे को एक सिस्टम मान ले, वैक्स और डिस्क को पूरे को सिस्टम मान ले, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन O इज 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ID लिख लो इसको, ID इंटू ओमेगा इनिशियल बराबर। अब जब ये आके यहां पे चिपक गया, तो ये और ये दोनों चिपक गए और घूम रहे थे, तो फाइनली एक ही स्पीड से घूमेंगे, तो इसका ID मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डिस्क का इंटू ओमेगा फाइनल, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, पॉइंट मास है, तो mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। देख लो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे कोई भी चीज ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, सारी रोटेशनल मोशन में, आराम से देख लो। ठीक है सर, तो ये लिख लो ID, और यहां पे ओमेगा इनिशियल लिखोगे आप 2 पाई 9/6, 2 पाई 9/6 इज इक्वल टू, यहां से ओमेगा फाइनल कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा ID प्लस mr स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल हो जाएगा 2 पाई इंटू 1, तो 2 पाई से बेटा ये 2 पाई कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3/2, तो 3ID बाई 2, और ये ID इधर ले आओ, माइनस ID इज इक्वल टू mr स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 3ID बाई 2 में से ID घटाओगे, 3ID बाई 2 में से ID घटाओगे तो 2 LCM आएगा, 3 माइनस 2 1, ID बाई 2, ID बाई 2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर। अब यहां पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ID बाई 2 इज इक्वल टू mr स्क्वायर, हेंस ID इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ये डिस्क का मोमेंटम है 2 mr स्क्वायर। क्या किया अपन ने? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, और कोई खास बात नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया। अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, मतलब 2 डिस्क हो गया, हाँ 2 डिस्क है, 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 इज रोटेटिंग अबाउट कोलिनियर एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर। कोलिनियर एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर, मतलब हमें ये बनाना पड़ेगा, 2 डिस्क है, जो एक डिस्क ये बना लिया मान लो, थोड़ा डिस्क का फील अब आएगा, एक डिस्क ये बना लिया मान लो, और एक डिस्क ये बना लिया मान लो, 2 डिस्क बना लिए। अब दोनों ही डिस्क थ्री का फील आएगा थोड़ी देर में थोड़ी देर में आएगा, भी नहीं आएगा, 3D का फील आएगा, चिंता मत करो। 2 डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज रोटेटिंग अबाउट कोलिनियर एक्सिस, मतलब एक ही लाइन पे दोनों का एक्सिस है, पासिंग थ्रू देयर सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हा, मोक्ष ही मिल गया सवाल पढ़ के, सारे चीज सेटिस्फाई हो गया। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे दोनों का एक्सिस है, कोलिनियर एक्सिस, पासिंग थ्रू देयर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये सारी बातें आपको मैंने मान के लिखा नहीं है, सवाल में सब कुछ लिखा हुआ, सेंटर प्लेन विथ ओमेगा एंड ओमेगा 2 इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये ओमेगा 1 से इधर घूम रहा, तो ये ओमेगा 2 से इधर घूम रहा, अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक इधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा घूम रहा है क्लॉकवाइज, रोटेटिंग कंबाइनली अलोंग द सेम एक्सिस, आर मेड टू रोटेट कंबाइनली अलोंग द सेम एक्सिस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, सुनो अब ध्यान से, क्या करा कि इन दोनों को चिपका दिया। अब इन दोनों को ही मैं सिस्टम मान लू, अगर इन दोनों को ही क्या मान लू मैं, सिस्टम,
तो ओमेगा 1 घूमते घूमते आया, ओमेगा 2 डिफरेंट डायरेक्शन में घूम रहा था, दोनों के घूमने की डायरेक्शन अलग है, तो जबरदस्त फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन टॉर्क भी लगाएगा। इसमें टॉर्क लगेगा, इसका ओमेगा 1 डिफरेंट चेंज हो जाएगा, इसमें भी टॉर्क लगेगा, इसका ओमेगा 2 डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये टॉर्क इंडिविजुअल एक डिस्क पे लग रहा, लेकिन दोनों डिस्क को मैं सिस्टम मान लूंगा, दोनों का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही अपोजिट डायरेक्शन होगा दोनों पे। इसलिए नेट टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो। नेट टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो। एकदम कोलिजन वाला सवाल है, जैसे आपने कोलिजन में पढ़ा था लीनियर कोलिजन, ये तुम्हारा हो गया रोटेशनल कोलिजन। अब यहां पे देखो, ऐसे सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराए थे। एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब लिखोगे बेटा, तो डिस्क का, पहले डिस्क का मान लो I1 ओमेगा 1 लिखते हो, तो दूसरे का होगा I2 ओमेगा 2। सर क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक का एंगुलर मोमेंटम ऊपर तो दूसरे का नीचे। अब फाइनली दोनों सेम एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है कंबाइंडली, तो पहले का एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा, तो दूसरे का भी I2 ओमेगा, क्यों? दोनों सेम ही डायरेक्शन में घूमेगा ना। ठीक है सर, जैसे मान लो एक बॉडी इधर आ रही, एक बॉडी आगे जा रहा, एक बॉडी पीछे, एक बॉडी आगे, जब दोनों कोलाइड हुए और चिपक गए और साथ मूवने के लिए मजबूर है, तो या तो आगे जाएंगे नहीं तो पीछे जाएंगे। और कहाँ जाएंगे ये डिसाइड करता है कि किसका मोमेंटम ज्यादा था। अगर I1 ओमेगा 1 ज्यादा होगा तो I1 ओमेगा 1 की डायरेक्शन में जाएंगे प्लस में, या ये ज्यादा होगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे आप I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2, ओमेगा बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, I1 प्लस I2 बचेगा, उसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ये तुम्हारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। अच्छा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी पूछ लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन तो डेसिपेटिव फोर्स है। सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वो नहीं होगा, कुछ लॉस होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, हाफ I1 I2 बटा I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। सर ये नहीं समझ आया बेटा, ये ओमेगा रिलेटिव है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड में ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे रिलेटिव स्पीड एज हो जाता है, तो ऐड हो जाएगा। तो ये नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, नेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखो, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर and mass 10 kg rolls on a horizontal floor, its center of mass has speed 20 centimeter per second, then how much work needed to stop it। देखो बेटा, ऐसे ये लॉजिकल सवाल पूछते हैं, मैं ये सवाल इसलिए लिखा हूं, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहां लिखा, तो मेरा लिखने का एक बहुत ही छोटा सा पर्पस है, और वो पर्पस ये है कि मैं तुम्हें एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं कि तुमने अगर मोशन को बहुत अच्छे से समझा है, ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन मोशन में वर्क को समझा है, ट्रांसलेशनल मोशन का इंपल्स समझा है, पावर समझा है, वर्क समझा है, तो रोटेशनल मोशन में भी वही फॉर्मूला डायरेक्टली सेम कंसेप्ट से अप्लाई होता है, बस उसका नाम अलग होता है, रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, कंसेप्ट सेम रहता है। अब देखो यहां पे, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, चलो सब कुछ लिख लेता हूं एक बार। डिस्क का रेडियस 2 मीटर है एंड उसका मास 10 kg है, रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रोल करता हुआ जा रहा है, प्योर रोलिंग मोशन में, रोल्स on a horizontal floor, its center of mass has speed 20 centimeter per second, then how much work required to stop it। अब ये चल रहा, मतलब इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और कह रहे कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रोक लेने के लिए, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई एक बात बताओ, क्या तुमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है, लेकिन ये तो हमने ये पढ़ा है ना कि टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए भी होगा। किसी चीज को रोकने में, जो घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने में जो रोटेशनल वर्क होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। और यहां पे असल में ये रोल भी कर रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, तो टोटल होगा, रोलिंग का हो गया, तो रोलिंग मोशन का वर्क, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले का काइनेटिक एनर्जी लिख लो, और फाइनली रुक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, क्योंकि रेस्ट में आ गया वो, परफेक्ट रेस्ट में, ना तो V है ना तो ओमेगा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था माइनस फाइनल वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क होता है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे यहां समझाना था, कुछ भी नया नहीं है, बस जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था उसको मैंने रोटेशन में अप्लाई किया। तो देखिए बेटा, वर्क कौन सी इसके पास एनर्जी है, इसके पास रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन की वजह से एनर्जी ये होगी, और ये होगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिर्फ V सेंटर ऑफ मास दिया है, V सेंटर ऑफ मास दिया, तो एक काम कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, याद करिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कन्वर्जन मैंने 20 बार कर दिया अभी तक, तो आपको याद हो जाना चाहिए। और ये दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन दिस टर्म इज बीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अच्छे समझिए, हाफ एम वी स्क्वायर बटा बीटा, ये आंसर आएगा। ना तो रेडियस की जरूरत, ना ही किसी चीज की जरूरत। ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है, इसका सॉल्यूशन कहीं भी ढूंढेंगे बहुत लेंदी होगा, मैंने जैसा किया वैसा नहीं मिलेगा। क्यों सर ऐसा क्यों, इससे क्या कर दिया आपने? नहीं कुछ नहीं किया, बीटा का खेल खेल रहा हूँ बस। और ये बीटा का खेल ढूंढ लेना, कहीं नहीं मिलता, मिल भी जाता है तो इतने डीप में, इससे ऐसे जगह पे बीटा को जाके यूज किया है ना, किसी मास्टर को बता दोगे ना तो वो भी पढ़ाना सीख जाएगा। चलो देखो तुम तो, हाफ मास बताओ, आओ आओ 10 kg, वेलोसिटी बताओ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 20/100 का होल स्क्वायर इंटू बीटा, बोलो क्या था, ये डिस्क था, इसका बीटा हो जाएगा, नीचे है बीटा, तो बीटा हो जाएगा डिस्क का 0.5, 0.6, 0.66, 2/3, तो ये हो जाएगा 2 नीचे 3 ऊपर। अब चलो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 और ये 10, 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 100, तो 0 से 0 एक बार और कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो 3/10 जूल आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा। ये देखिए, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट 3 rpm, देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π रिवॉल्यूशन। ये भी जबरदस्त सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल उठाया ना कि तुम स्क्रीन पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो, तुम्हें कंसेप्ट आते हुए भी ना गलती कर दोगे। क्यों गलती करोगे मैं बताता हूं। सॉलिड सिलेंडर है, पहली बात, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क होता है, याद रखना ये बात। सॉलिड सिलेंडर अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एग्जैक्टली डिस्क जैसा काम करता है, डिस्क जैसा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मास उसका 2 kg है, चलो ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट 3 rpm। पहला गलती बच्चा यहां करता है, व्हाट इज 3 rpm? दिस इज एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड दिस इज रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि पर मिनट, मिनट कोई स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं है। सर मिनट टाइम का यूनिट है, अरे रामलाल कौन सा, एसआई की सीजीएस, कोई सा भी नहीं, फिर कौन सा प्रैक्टिकल अपने आप डिफाइन किया, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। मिनट का कोई स्टैंडर्ड, मिनट कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है ही नहीं, ना एसआई में, ना सीजीएस में, ना एफबीएस। एसआई, सीजीएस, एफबीएस तीनों में टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड सेकंड सेकंड। फिर मिनट कौन सा, मिनट मिनट कुछ नहीं। जब तक एक स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं होगा तब तक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 3/60। 1 मिनट में इतना कर रहा तो 1 सेकंड में इतना करेगा। फिर ओमेगा होता है तुम्हारा 2πf, तो f की वैल्यू यहां पे रख दो, ये आएगा ओमेगा। तो ये तो इनिशियल था, फाइनल ओमेगा हो जाएगा 0, क्योंकि स्टॉप करना है। प्योर रोटेशनल मोशन में देखो, रोटेटिंग मतलब प्योर रोटेशनल मोशन, रोलिंग मतलब रोलिंग मोशन, रोल्स मतलब रोलिंग मोशन, रोटेटिंग मतलब प्योर रोटेशनल मोशन, मूविंग, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बस, तो लीनियर मोशन। यही बस खेल है, तुम्हें समझना पड़ेगा। रोटेटिंग मतलब प्योर रोटेशनल मोशन है, यहां पे वेलोसिटी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अब क्या करें, हाँ चलो ठीक है। देन टॉर्क रिक्वायर्ड, टॉर्क पूछा है टू स्टॉप आफ्टर, मैंने फाइनल एंगुलर स्पीड होता है 0 आफ्टर अ 2π रिवॉल्यूशन। व्हाट इज 2π? 2π रिवॉल्यूशन, क्या यहां पे मैं थीटा ले लूं 2π? 90% बच्चे यही लेते हैं सर 2π रिवॉल्यूशन मतलब थीटा हो गया 2π, गलत है। स्टॉप आफ्टर 2π रिवॉल्यूशन। व्हाट इज रिवॉल्यूशन? सर रिवॉल्यूशन मतलब कितनी बार घूमा, कह रहा है ना 2π रिवॉल्यूशन मतलब 2π टाइम्स घूमा है। 2π रिवॉल्यूशन मींस 2π revolution means this is nothing but a number of rotation. This is nothing but a number of rotation. कितनी बार वो घूमा है वो बता रहा है, कितनी बार घूमा है, कितनी बार घूमा है, नंबर ऑफ रोटेशन है ये, नंबर ऑफ रोटेशन इज 2π। तो थीटा क्या होगा, एक थीटा में ऑब्जेक्ट कितनी एंगल ट्रेवल करता है 2π, 2 में तो 2 इंटू 2π, n में n इंटू 2π, तो आफ्टर n रोटेशन होगा n इंटू 2π, और ये नंबर ऑफ रोटेशन है तुम्हारा 2π, तो 2π इंटू 2π ये होगा थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा 4π स्क्वायर रेडियन। अब तुम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, वहां से अल्फा निकाल लो, ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। समझ आई ये बात, यहां से आप अल्फा निकाल लेंगे।
क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ आ गया, ये बात भी समझ आ गया। ध्यान से देखिए, ये देखिए बेटा, 2 पॉइंट मास M1 एंड M2, 2 पॉइंट मास है M1 एंड M2 are placed on opposite ends of a massless rod L. Then rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. Rotating about its axis perpendicular to it. Then value of x so that minimum work required to be set the system is in motion. सवाल पढ़ो, और ये सवाल बहुत लॉजिकल है, इसका आंसर बहुत आसान है, सोचने की कोशिश करो थोड़ा सा। 2 पॉइंट मास M1 एंड M2, 2 पॉइंट मास है M1 एंड M2 आर प्लेस्ड ऑन अपोजिट एंड ऑफ द मासलेस रॉड। मासलेस रॉड के अपोजिट एंड पे है ये, मासलेस रॉड के अपोजिट एंड पे ही, मासलेस रॉड के अपोजिट एंड पे ही, set into about an axis perpendicular to it, then the value of x so that minimum work required to set the system is in motion. मिनिमम वर्क कितना होगा सिस्टम को मोशन में लाने के लिए? सिस्टम को मोशन में लाने के लिए वर्क नहीं पूछा है, मिनिमम वर्क पूछा है। तो वर्क तभी मिनिमम होगा जब इसको सिस्टम में, इसको मोशन में लाना आसान होगा, मतलब वर्क मिनिमम होगा, मतलब इसको मोशन में लाना, रोटेशनल मोशन में लाना इजी हो। तो रोटेशनल मोशन में लाना तभी इजी होता है जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो। अगर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, तभी इसको मोशन में, रोटेशनल मोशन में लाना इजी होगा। ठीक है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिनिमम होगा, तो ये मासलेस, इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है नहीं, ये M1 और M2 का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तभी होगा जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। आपको मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कितना मास और कितना दूर, और सेंटर ऑफ मास वो एन एवरेज पोजीशन होता है जहां पे मास सारे पास पास होते हैं। तो अगर ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो जाए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। अच्छा, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास हो जाए, ये लेंथ अगर L है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां से देखोगे तो x बराबर होगा तुम्हारा M2L बटा M1 प्लस M2। तो x की वैल्यू जो होगी वो इतनी आएगी। देखो, किसी काम को करने में मुझे मिनिमम वर्क करना पड़े, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मिनिमम वर्क करना पड़ रहा है, मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, तो काम करना आसान होगा। कब? तो ये कौन सा काम है? घुमाने वाला काम। तो घुमाने का आसान सबसे कम तभी होगा जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो। किस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना बहुत इजी होता है? जिसका मास कम है। तो किस ऑब्जेक्ट को घुमाना इजी होता है? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। किस ऑब्जेक्ट को घुमाना इजी होता है? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का अगर आप देखें तो कम होगा सेंटर ऑफ मास के बाद। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारे एक्सिस ऐसे सीधा सीधा परपेंडिकुलर टू द रॉड अगर बना रहे हो तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर ऑफ मास के बाद। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा तभी उसको घुमाना सबसे आसान होगा। अगर आप इस एक्सिस को यहां रख दो घुमाना मुश्किल होगा, अगर आप एक्सिस को यहां रख दो घुमाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो घुमाना सबसे आसान होगा। इसको और तरीके से मैं फील दिलाता हूं, छोड़, और तरीके से सुनना, लॉजिक भी बताता हूं। देखो, मान लो कि M1 M2 का कोई फिक्स मास है नहीं। अगर मैं मानता हूं कि M2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब सिस्टम में 2 मास थे, एक को मैंने 0 मान लिया, मेरी मर्जी, M2 M1 दिया हुआ तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैं इसको 0 मान लेता हूं। अब सिर्फ यही बचा और इसी को घुमाना है। अगर तुम एक्सिस यहां से पास करो तो बेसिक बात है ये x डिस्टेंस दूर पे है तो इसको घुमाना मुश्किल होगा। ये एक्सिस को और दूर ले जाओगे और घुमाना मुश्किल होगा। जितना एक्सिस को पास ले आओ, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही ऑब्जेक्ट को घुमाना कब आसान होगा? जब एक्सिस को यही चिपका दो। तो अगर M2 0 हो गया तो सिर्फ M1 को घुमाना कब आसान होगा? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी पे आ जाए, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो अगर मैं M2 को 0 मानता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहां पे M2 को 0 रखो, x की वैल्यू 0 आ रही है, ये भी फील आ गया। अच्छा, मानो M1 0 है, अगर सर मैं ये मानूं M1 0 है तो सिर्फ M2 बचेगा। और इस कंडीशन में इसको घुमाना तभी आसान होगा जब ये पूरा का पूरा एक्सिस इसी से पास करेगा। अरे भाई, एक ही मास है M2, तो यहां के रिस्पेक्ट में घुमाएगा तो मुश्किल होगा ना। ये देख, सुन मेरी बात, यहां से पकड़ लो और मास यहां है, इसको घुमाना मुश्किल होगा। जितना पास रखूंगा ना, ये देख, घुमाना आसान है, थोड़ा टफ हुआ, थोड़ा और टफ हुआ, थोड़ा और टफ हुआ, थोड़ा और लंबा ले ले, इसको घुमा ही नहीं पाएगा तू, घुमा ही नहीं पा रहा। अगर मैं M1 को 0 मान लूं, पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां चला जाए, इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस के अबाउट
घुमाना मुश्किल होगा, इसी से उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। जब अकेला M2 बचेगा तो मतलब x बराबर l आना चाहिए। M1 को 0 रखो, M1 को 0 रखोगे, M2 से M2 कट गया, x बराबर l आ गया। तो दोनों तरीके से बहुत अच्छे से आपको फील करके समझा दिया है। समझ आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए।